Hello friends, this is Dr. Rajendra Singh. Welcome to my YouTube channel DRS Biology. और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड है and this video will be helpful to the students of 11th class and also for the NEET aspirants and which are preparing different civil services exam. क्योंकि बायोलॉजी में जो सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर टॉपिक लेते हैं और जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कि जो अर्नस्ट मेयर थे, वाज अ फेमस जर्मन बायोलॉजिस्ट, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के क्षेत्र में, इसीलिए इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले आ चुका है, जैसे एएमयू जब इंडिपेंडेंट तरीके से पीएमटी कराता था तो ये क्वेश्चन वहां पर भी आया था। तो अगला फैक्ट आता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में ये डिफरेंसेस होते हैं। तो बहुत मोटे तौर पर आप कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ग्रोथ, दे रिप्रोड्यूस, दे हैव मेटाबॉलिज्म एंड दे हैव कॉन्शियसनेस। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी विच कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर विदाउट एक्सेप्शन। तो उसका केवल यही आंसर है कि मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस आर टू डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। का मतलब है कि सारे जीवों में ये मेटाबॉलिज्म होना आवश्यक है और उसमें कॉन्शियसनेस यानी उसमें चेतन अवस्था होनी आवश्यक है। इन जनरल ऐसे सोचा जाए कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर नोन फॉर बायोलॉजिस्ट, तो उसका आंकड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है, यानी 17-18 लाख तरह की प्रजातियां वैज्ञानिकों को ज्ञात है। कुछ और बायोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। एरिस्टोटल का नाम आप सभी ने सुना हुआ है, अरस्तु, जो आज से करीब 2400 साल पहले हुआ करते थे। एंड दिस फेलो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि यही वो थे जिन्होंने सबसे पहले अंडे के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते हुए भी देखा था, उस जमाने में, आज से 2500 साल पहले लगभग, जबकि कोई बहुत ज़्यादा टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन एरिस्टोटल को ही हम ये कहते हैं कि ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एनिमल इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमलिया। पुस्तक इन्होंने लिखी थी और उसी में सबसे पहले एनिमल्स को वर्गीकृत किया था। और उस टाइम में जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता था वो ऐसे ही कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या उनके सिग्निफिकेंस के आधार पर किया जाता था। एरिस्टोटल ने भी एनिमल को दो ग्रुप में बांटा था, एक अनैमा और एक एनैमा। अनैमा में उन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिन्हें काटने पर रेड ब्लड नहीं निकलता था, जो आज की डेट में भी स्पॉन्जेज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, मोलस्क्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, कैनोलर्स वगैरह हैं, उनको रखा था। दूसरा ग्रुप एनीमा बनाया था और ये कहा था कि इसमें वो एनिमल रखे जाएंगे जिनमें रेड ब्लड होता है। इनको भी फिर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक था ओवीपेरा एंड दूसरा था वीवीपेरा। ओवीपेरा में एगलिंग एनिमल्स को रखा गया था जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरा में उन्हें रखा गया जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे आज की तारीख के डिफरेंट मैमल्स हैं। फिर एनिमल्स की हैबिटेट के हिसाब से देखा जाए तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे मे बी फ्रेश वाटर, या तो वो ताजे जल में रहेंगे या समुद्र में रहेंगे। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं विच आर लिविंग इन फ्रेश वाटर फॉर्म, फ्रेश वाटर एनिमल्स भी दो फॉर्म के हो सकते हैं, उन्हें लोटिक फॉर्म्स और लेंटिक फॉर्म्स कहा जाता है। लोटिक फॉर्म्स वो होती हैं जो फ्लोइंग वाटर में रहते हैं, बहते हुए पानी में जो रहते हैं, वो कहलाते हैं
लोटिक फॉर्म्स, जैसे कि रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, झरने आदि हैं। लैंडिंग फॉर्म्स होती हैं जो ठहरे हुए पानी में रहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, पूल्स हैं, झीलें हैं, लेक्स हैं, एटसेट्रा। ये लैंटिक फॉर्म्स कहलाते हैं। ऐसे ही जो एनिमल समुद्र में रहते हैं वो मेरीन फॉर्म्स हो गई, और मेरीन फॉर्म्स में भी फिर हम उनको अलग अलग हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पेलेजिक फॉर्म्स होती हैं, ये समुद्र में पानी में फ्री फॉर्म में जहाँ तहाँ वहाँ मूव करती रहती हैं। एबाइसल फॉर्म्स वो होती हैं जो समुद्र के तल पर पाई जाती हैं, बॉटम पर पाई जाती हैं। लिटोरल फॉर्म्स होती हैं, लिटोरल फॉर्म्स वो होती हैं जो समुद्र के किनारे पर पाई जाती हैं, यानी इंटर टाइडल जोन पर पाई जाती है। इंटर टाइडल जोन वो है जहाँ पर टाइड्स आते जाते रहते हैं, यानी यहाँ पर पानी आता जाता रहता है, तो लिटोरल फॉर्म्स कहलाती हैं। कुछ नेरेटिक फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे वो पेलेजिक एनिमल्स जो समुद्र में लगभग 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, 200 मीटर की गहराई तक बने रहते हैं, वो कहलाते हैं नेरेटिक फॉर्म्स। फिर एक्वेटिक फॉर्म्स को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि दीज में भी नेक्टोन्स और प्लैंक्टोन्स। नेक्टोन्स वो होते हैं जो एक्टिवली स्विम करते हैं, इनके पास अपने खुद के स्विमिंग ऑर्गन होते हैं और उनकी वजह से यहाँ तहाँ वहाँ जाते हैं। प्लैंक्टन्स के पास अपने स्विमिंग ऑर्गन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। ये पानी में पड़े रहते हैं, उथलाते रहते हैं, ये कहलाते हैं प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन दे मे बी zooplankton and phytoplankton. Phytoplanktons autotrophic होते हैं, means they synthesize their food with the help of photosynthetic pigment, and zooplanktons feed on phytoplanktons. कुछ aquatic animals जो हैं they perform migration. माइग्रेशन का मतलब है पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। जब कोई एनिमल किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर एक निश्चित समयांतराल के बाद किसी खास उद्देश्य से जाता है तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन इज वेरी मच कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेस। माइग्रेशन का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है। वैसे फिशेज में माइग्रेशन को दो मोटी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन में फिशेज मूव फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, ये समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं या एशरीज यानी जो जंक्शन है वहां पर पहुंचती हैं। इनमें बहुत ही फेमस एग्जांपल्स आते हैं साल्मन और ट्रॉट का। ये फिशेस वैसे तो समुद्र में रहती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर बॉडीज यानी रिवर्स में पहुंचती हैं। कैटाड्रोमस फिशेस वो होती हैं जिनमें जो रहती तो फ्रेश वाटर में है, लेकिन अपनी ब्रीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो समुद्र में जाती हैं, या जो इस्चरीज है, जो जंक्शन है समुद्र का और नदियों का, वहां पर पहुंचती हैं। इसके लिए बहुत ही फेमस एग्जांपल है एंगुइला, जिसे फ्रेश वाटर ईल कहा जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फिर एनिमल्स को ऐसे भी क्लासिफाई किया जाता है कि वो वो जो सैलिनिटी है, वाटर में अवेलेबल सॉल्ट है, उनकी जो लवणता है को झेलने की कितनी क्षमता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एनिमल्स को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है यूरी हेलाइन, दूसरे कहलाते हैं स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन वो एनिमल्स हैं, दे हैव वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस, का मतलब है कि ये काफी हद तक सैलिनिटी चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं और ये समुद्र के पानी में भी रह लेते हैं। इसके बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं। एक मॉलीफिश है पोइसिलिया, और ये कि ग्रीन क्रैब होता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूरी हेलाइन, ये रह लेते हैं। स्टीनो हेलाइन्स एनिमल्स वो हैं जो सैलिनिटी चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी या तो वो फ्रेश वाटर में रहेंगे या फिर मेरीन वाटर में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि समुद्र से निकाल के अगर आपने समुद्र से निकाल के आपने किसी रिवर पॉन्ड में डाल दिया तो वो सर्वाइव करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सॉरी। इसके एग्जांपल्स में आते हैं, गोल्ड फिश है, हेडकॉक फिश है, डायग्राम में आप देख रहे हैं। गोल्ड फिश वो बहुत कॉमनली आपने घरों में जो एक्वेरियम होते हैं
उनमें देखा होगा। और दूसरी ये हैडॉक फिश है, ये भी चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये समुद्र में ही पाई जाती है। फिर ध्यान रखें कि अर्थ सरफेस का करीब 71% जो भाग है वो समुद्रों से ढका हुआ है। जो हम ग्लोब पर ब्लू कलर का देखते हैं, जो ये बताते हैं कि वहाँ पर सारे समुद्र हैं यानी वाटर बॉडी है। सबसे गहरा समुद्र पैसिफिक ओशियन है, जिसकी गहराई लगभग 7000 मीटर यानी लगभग 7 किलोमीटर होती है। समुद्र में जो पानी की गहराई है उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें उसको हम दो जोन में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटिक जोन और एक एफोटिक जोन। फोटिक जोन वो है जहां पर लाइट एंटर करती है समुद्र के अंदर, जहां तक लाइट जा सकती है वो फोटिक जोन कहलाता है। तो नेचुरल सी बात है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो केवल लगभग 100 मीटर की गहराई तक पाए जाएंगे, क्योंकि 100 मीटर के बाद तो फिर समुद्र में पूरा काला अंधेरा है, गहराई होती है। तो जो नीचे का एरिया है वो कहलाता है एफोटिक जोन। फिर थोड़ा टेक्सोनोमी की बात करते हैं। तो ध्यान रखें कि अर्थ सरफेस पर, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, करीब 1.7 या 1.8 बिलियन स्पीशीज आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। तो इतने सारे जीव जंतुओं को सही तरीके से स्टडी करने के लिए, उनकी साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ नॉर्म्स या नियम बनाए जाए। इसके लिए जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का, हाँ, क्योंकि कॉमन नेम, रीजनल नेम वो तो सारे होते ही होते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स और प्लांट्स के अपने एक साइंटिफिक नेम होते हैं जो सारी दुनिया में मान्य होते हैं। तो प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम रखने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है। इसकी स्थापना 1 मई 1753 को हुई, और जब कैरोलस लीनियस का पेपर पब्लिश हुआ था स्पीशीज प्लांटेरम में। और ICBN को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी का संज्ञा भी दे सकते हैं। जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है, इसका अब जो नया नाम है या आगे आने वाले टाइम में आप बुक्स में पढ़ेंगे, वो केवल ICN रह जाएगा। मीन्स इट विल बी considered as international code for nomenclature for algae, fungi and plants। ये अभी जो इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस हुई थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में, जुलाई 2011 में, वहां पर इस बात का डिसीजन लिया गया था। तो आगे आने वाले टाइम में ICBN क्या कहलाएगा? ICN कहलाएगा। ऐसे ही एनिमल्स का नामकरण भी, उनका क्लासिफिकेशन के लिए भी एक बॉडी है, उसका नाम है ICZN। आपको ध्यान रखना है, ICZN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, और इसकी स्थापना 18 सितंबर 1895 में हुई थी, यानी 18 सितंबर 1895 में हुई। और बिल्कुल वैसे ही जैसे ICBN को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं, ऐसे ही ICZN को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। फिर एक बड़ा योगदान आता है एनिमल टैक्सोनॉमी में, वो है कैरोलस लीनियस का, जिन्होंने सिस्टम दिया था नामकरण का, जिसे हम आज भी हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। कोई सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा है, छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें कि सवाल ना पूछा गया हो कि हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि कैरोलस लीनियस को हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले द्विनाम पद्धति की स्थापना की थी। ये एक बॉटनिस्ट थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और इनका असली नाम कार्ल वॉन लिन्ने था, लेकिन द्विनाम पद्धति को पॉपुलर करने के लिए इन्होंने अपना नाम भी बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से रख लिया, यानी कैरोलस लीनियस। पूरी दुनिया में नामकरण के यानी द्विनाम पद्धति के कुछ नियम हैं नाम रखने के, जो कुछ इस प्रकार हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। हर एक वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का बना होगा,
पहला वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जेनेरिक नेम बताएगा, जबकि जो सेकंड नेम है वो उसकी स्पीशीज के नाम को निर्धारित करेगा। बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम्स किसी भी प्लांट या एनिमल के अगर हाथ से लिखे जाते हैं तो वो अलग अलग अंडरलाइन होने चाहिए, यानी जीनस का जीनस अलग अंडरलाइन हो और स्पीशीज अलग अंडरलाइन हो। और अगर वो प्रिंट किए जाते हैं तो फिर वो इटैलिक फॉन्ट में होने चाहिए। ये थोड़ा सा कर्सिव आपको जानते हैं। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो ये मैंजीफेरा इंडिका द्विनाम पद्धति को शो करता है। इसमें पहला नाम जीनस का है मैंजीफेरा, इंडिका इसकी स्पीशीज को बताता है। जीनस का नाम हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, इंडिका स्पीशीज का नाम हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, और चूंकि ये कंप्यूटर से पर छपा हुआ है तो इसको हमने इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। फिर जैसे जो जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल होता है डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम टेक्सा कहते हैं। सिंगुलर में हम टेक्सोन कह सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे अर्थ है ना, पूरी दुनिया है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए पूरी अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, महाद्वीपों में। कॉन्टिनेंट्स को हमने कंट्रीज में डिवाइड किया हुआ है, कंट्रीज को हमने फिर स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में फिर सिटीज होते हैं और विलेजेस होते हैं। सिटीज में भी फिर आपके गली मोहल्ले अपार्टमेंट और मकान नंबर होता है। तो ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स वगैरह वगैरह, तो ये सब ऐसे ही टर्म हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो ये सारे के सारे जो टर्म इस्तेमाल होंगे ये कहलाते हैं टेक्सा कहलाते हैं। जैसे फाइलम एक टेक्सॉन है, ऑर्डर एक टेक्सॉन है। तो जो अब एनिमल्स या प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे वो डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को क्लासिफाई करने की जो साइंस है उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी में दो शब्द है, टेक्सिस और नोमोस। टेक्सिस का मतलब है कि जो अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है नियम, रूल्स। यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित करने के नियम जिस साइंस में पढ़ाए जाएंगे, जिस ब्रांच में पढ़ाए जाएंगे, दैट ब्रांच विल कंसिडर्ड एज टेक्सोनॉमी। तो जैसे कि हम पहले से समझ रहे हैं, इसमें हम बायोलॉजिकल रूल्स या उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे वो पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी तो जो टर्म है इट वाज गिवन बाय डी कंडोले। ये भी कई बार सारे कॉम्पिटिशन्स में आ चुका है, सीबीएसई पीएमटी हो या फिर आपका नीट का एग्जाम हो, उसमें भी। पुराने जमाने में जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो बहुत ऐसे ही आउट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे या उनका क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ करते थे। लेकिन बाद में फिर ये जैसे जैसे साइंस का विकास होता चला गया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी और टफ होती चली गई। आपको ध्यान रखना है कि जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन की स्थापना की, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया, तब उसने इस टेक्सोनॉमी के लिए सिस्टेमेटिक्स टर्म का इस्तेमाल किया था। और लीनियस की इन दोनों पुस्तकों का नाम भी बहुत पूछा जाता है। लीनियस की दो बहुत फेमस बुक हैं, सिस्टीमा नेचुरी, और इसी में वो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नियम है, उनका प्रतिपादन इसी में किया गया है। तो उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जेनेरा प्लांटेरम। इसमें करीब 935 प्लांट जेनरा को डिस्क्राइब किया गया था और उनको एक्सप्लेन किया गया था। आज की तारीख में जो टेक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है, उसमें 7 मेजर टेक्सा का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि नाउअडेज सिस्टेमेटिक्स डील्स द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नामकरण होगा, उसका वर्गीकरण होगा,
और उसकी फाइलोजेनी स्टडी की जाती है, यानी ये किस कुल का है, किस वंश का है, वगैरह वगैरह। सो देयर आर 7 मेजर टैक्सॉन व्हिच आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। इसमें किंगडम है, ये लार्जेस्ट टैक्सॉन है, सबसे बड़ा। फिर फाइलम आता है, यानी किंगडम में फाइलम होते हैं अगर हम एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। अगर हम प्लांट्स को पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में कभी भी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में फाइलम टर्म नहीं आता, फाइलम की जगह डिवीजन आता है। फिर क्लास है, क्लास में ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर्स में फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में बहुत सारे जेनेरा होते हैं, और जेनेरा में क्या होते हैं, स्पीशीज। तो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोन। ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर कि ना पूछा गया हो। अब थोड़े और सुपर फाइन क्वेश्चन आएंगे। सो ऑल दीज कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। यहाँ पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि किस टैक्सॉन में जो 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 सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज हैं, कब किस में ज्यादा होंगी। थोड़ा स्पीशीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन एंड रिप्रेजेंटेड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी नाम जॉन रे ने दिया था और कहा था कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सेम पेरेंट से पैदा होते हैं, दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज, यानी कॉमन पेरेंट से पैदा होने वाले जो संतानें हैं वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करेंगी। अर्नस्ट मेयर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है, और मॉडर्न ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का जो एक्सप्लेनेशन था उस पर भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा था कि ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इन नेचुरल कंडीशंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, यानी वो सभी प्रजातियां जो प्राकृतिक अवस्थाओं में आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं वो एक ही प्रजाति की होती हैं। फिर आता है स्पीशिएशन। एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर स्पीशीज का निर्माण होते हुए देखते हैं, यानी किसी भी स्पीशीज के विकास या उसके निर्माण की प्रक्रिया स्पीशिएशन कहलाती है। कुछ स्पीशीज के टाइप्स भी ध्यान रखें, जैसे एगेमो स्पीशीज वो प्रजातियां हैं जिनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो केवल अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। इसमें अमीबा है, यूग्लिना वगैरह आते हैं। बायोलॉजिकल या गैमो स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। एलोपैट्रिक स्पीशीज वो प्रजातियां हैं जो किसी जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा सेपरेट रहती हैं, यानी कोई ऐसा बड़ा बैरियर है जिसके द्वारा वो अलग अलग रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर है और जो ब्लैक बियर है ना, ये अलग अलग दोनों अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं, तो एलोपैट्रिक रिलेशनशिप कहलाएगी। सिंपैट्रिक स्पीशीज वो होती हैं जो एक कॉमन इनहेबिटिंग एरिया में रहते हैं या फिर ओवरलैपिंग एरिया में रहते हैं, वो स्पीशीज कहलाएंगी सिंपैट्रिक स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं लेकिन उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, यानी वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो कहलाते हैं सिबलिंग्स। जैसे बहुत सारे जो एक ही पेरेंट्स से पैदा होने वाले संतानें हैं, भाई बहन है, वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम है, टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम दिख रहा है, ब्रिंजल को हम सोलेनम मेलंजिना कहते हैं, लायन का पैंथेरा लियो है, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस है, टाइगर को हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, कैट का जूलॉजिकल नेम फेलिस कैटस है और डॉग का नाम है कैनिस फेमिलियरिस। फ्रेंड्स, आपको ये नाम याद रखने ही होंगे। वैसे तो इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, लाखों एनिमल्स हैं ये, लेकिन ये एनसीईआरटी में इनके सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसलिए आपको इनको इनके सारे वैज्ञानिक नामों को याद रखना ही पड़ेगा। फिर इनकी रिलेशनशिप ध्यान रखनी है कि किस किस का जीनस कॉमन है और किस किस का ऑर्डर कॉमन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल, इन तीनों का जीनस क्या है, एक ही है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल में जरूर कोई ऐसी क्लोज रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हमने इनको एक ही जेनेरा में रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लायन और लेपर्ड का भी कॉमन जीनस है पैंथेरा, तो ये बताता है कि
लायन और लेपर्ड में देयर इज ए रिलेशनशिप। पैंथेरा, ये टाइगर भी देखिए उसी का आ गया, है ना। तो लायन, लेपर्ड एंड टाइगर बिलोंग टू द सेम जीनस, एंड पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस। जो इस बात को इंडिकेट करता है कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें कुछ जब उनकी आपसी समानताएं होती हैं तो फिर उनकी एक पर्टिकुलर कॉमन टैक्सॉन में वो रखे जाते हैं। अब जरा देखें तो सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली। उस फैमिली का नाम क्या हो गया? सोलेनेसी में इनको रखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट को इनकी, अब इनके इन तीनों के तो जीनस कॉमन है, लेकिन कैट का जीनस अलग अलग है ना। फिर भी कुछ सिमिलरिटीज है ना। आज भी हम टाइगर्स को और इनको बिग कैट कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे सिमिलरिटीज है। दैट्स व्हाई दे आर शेयरिंग द कॉमन फैमिली। उस फैमिली का नाम है फेलिडी। ऐसे ही जो कैट्स और डॉग्स हैं, है ना, वो उनकी फैमिलीज तो अलग अलग हैं। जैसे कैट की फैमिली फेलिडी हो गई और डॉग की फैमिली क्या हो गई? कैंसिडी हो गई। लेकिन इन दोनों फैमिलीज को फिर आगे चल के हम एक कॉमन ऑर्डर में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वोबुलेसी है, सोलेनेसी है, इनको हमने एक कॉमन ऑर्डर में रखा है जिसका नाम है हमारे पास पॉलीमोनियेज। तो ये आप देख रहे हैं कि तीन अलग अलग प्लांट हैं। सोलेनम है, मुकैया कहते हैं इसको, ये पोटैटो हो गया, और ये धतूरा का प्लांट हो गया। फिर ऐसे ही जो एनिमल क्लासिफिकेशन में एक ऑर्डर है, उसका नाम है कार्निवोरा। नाम से लग रहा है इसमें सारे कार्निवोर्स आते होंगे, मांसाहारी आते होंगे। और मांसाहारियों की जो फैमिलीज हैं वो फेलिडी हो गई, सारे टाइगर, कैट्स, लायन वगैरह की। और इधर से कौन हो गई? ये कैंसिडी हो गई, जिसमें डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स वगैरह आते हैं। सो ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें कि टाइगर्स, कैट्स, डॉग्स आते हैं, एक ऑर्डर ये कार्निवोरा। ऐसे एक ऑर्डर और है, इसका नाम है प्राइमेटा, जिसमें हम सब लोग आते हैं, मैन, एप्स, मंकीज, गोरिल्ला, जिब्बन, ये सब आते हैं। तो कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, ऐसे ही कुल 16 है ऑर्डर मिलकर के एक क्लास बनाते हैं, जिस क्लास को हम किस नाम से पढ़ते हैं? मैमेलिया के नाम से पढ़ते हैं, यानी मैमल्स के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है कि किंगडम में फाइलम होते हैं, फाइलम में फिर क्लास होते हैं, क्लास में ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर में फैमिली होती है, फैमिली में जेनरा होते हैं, जेनरा में स्पीशीज होती है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे जितना हम नीचे चलते चले जाएंगे उसमें समानताएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे तो डाइवर्सिटी होती जाएगी, यानी फिर बड़ा ग्रुप होता जाएगा, तो उसमें ज्यादा भिन्नताएं बढ़ती चली जाएंगी। यही सेंटेंस आपको मेरा आगे ध्यान रखना है, जो कि आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर कि फैक्ट आपको काम में आएगा। तो क्लासेस जैसे कि ये पाइसेस है, जिसमें फिशेज आती हैं। एम्फीबिया है, एम्फीबियंस में फ्रॉग्स, टोड्स आते हैं। रेप्टिलिया है, जिसमें स्नेक्स और टर्टल्स, टॉर्टोइज और ये क्रोकोडाइल्स आते हैं। लिजर्ड्स आती हैं, रेप्टिलिया। एप्स में सारी बर्ड्स आती हैं। मेमेलिया में मैंने अभी बताया मेमल्स आते हैं। ये सब में एक खास कॉमन चीज है कि दे ऑल हैव अ नोटोकॉर्ड। इनमें एक स्ट्रिंग होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसीलिए इनका एक कॉमन फाइलम बना दिया गया जिसका नाम है कॉर्डेटा। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ क्लासेस को मिला करके, जिनमें कुछ समानताएं होती हैं, उनके लिए फाइलम की जगह क्या बना दिया जाता है? एक डिवीजन बना दिया जाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं डिटेल। मैं यहाँ पर जैसे हम मॉडर्न मैन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, हमारे क्लास मेमेलिया में आते हैं हम लोग। ह्यूमन बीइंग का हमारा ऑर्डर प्राइमेटा है, हमारी फैमिली का नाम होमिनिडी है, जीनस का नाम हमारा होमो है, और स्पीशीज का नाम सेपियंस है। वैसे जो मॉडर्न मैन है उसका नाम ट्राइनोमियल सिस्टम को फॉलो करता है, यानी हमारा नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो जीनस का नाम है, सेपियंस
स्पीशीज का नाम है, और जो अगला सेपियंस है वो हमारी सब स्पीशीज को एक्सप्लेन करता है। हाउस फ्लाई का भी ध्यान रखें। हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है, इसका फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखें, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आगे के वीडियोज में हम पढ़ेंगे। और आर्थ्रोपोडा में स्पेशली जो इसका क्लास है वो है इंसेक्टा या हेक्सापोडा कहते हैं, क्योंकि इसमें वो आर्थ्रोपोड रखे जाते हैं विच हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो मक्खी में ध्यान रखें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, वो सभी आर्थ्रोपोड जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, दे आर इंसेक्ट। यहाँ से भी कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं कि क्या सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड होते हैं या सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड होते हैं, लेकिन सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट नहीं होते। इंसेक्ट तो केवल वो आर्थ्रोपोड है विच हैव कंपाउंड आईज एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। हाउस फ्लाई की फैमिली का नाम मस्किडी है, जीनस इसका मस्का है, और स्पीशीज हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं मस्का डोमेस्टिका। आपको छोटी क्लासेस में हाउस फ्लाई का नाम रटाया जाता है मस्का डोमेस्टिका या मस्का नेबुला। मैंगो का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम। डिवीजन हो गया इसका एंजियोस्पर्मी, क्लास हो गया इसका डाइकोटिलीडन, ऑर्डर है सेपेंडेल, फैमिली है एनाकार्डियेसी, जीनस का नाम मेंजीफेरा और स्पीशीज का नाम इंडिका। वीट का भी ध्यान रखें, वीट इज ए कॉमन क्रॉप, और वीट भी एंजियोस्पर्म में आता है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये मोनोकोटिलीडन हो गया क्योंकि इसके सीड में सिंगल कोटिलीडन होता है, जबकि आम में 2 होते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब इनके बीज को बोते हैं तो अगर एक ही सिंगल पत्ती निकलती है तो समझ जाओ वो मोनोकॉट है, और 2 छोटी छोटी लीव निकलती हैं तो वो डाइकॉट है, यानी नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स इन सीड के आधार पर रखा जाता है। तो एक एग्जाम्पल हमने डाइकॉट का लिया है और एक एग्जाम्पल मोनोकॉट का लिया है। ऑर्डर है इसका पोएल, फैमिली पोएसी, और जीनस का नाम हो गया वीट का ट्रिटिकम, और जो स्पीशीज है कॉमन वो है एस्टाइवम। अब बात करते हैं कुछ टेक्सोनोमिक एड्स की, यानी जो चीजें हमें किसी एनिमल या प्लांट की क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। उनमें नाम आते हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज। हर्बेरियम आपको 9th 10th टेबल पर ही बनानी सिखाई जाती है कि आप प्लांट के किसी पार्ट को बुक्स में अखबारों में रख के प्रेस करके रखते हैं, और फिर उसको एक हर्बेरियम शीट होती है उस पर उसको लगा के रखा जाता है। तो ये सारे हर्बेरियम के पूरे सेंटर्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, उनमें सारे के सारे रखे रहते हैं। ऐसे ही जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारी स्पीशीज को सुरक्षित रखा जाता है। म्यूजियम में हम जो उनके स्पेसिमेन हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसे जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं कीज, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन टेक्सोनॉमी। हर्बेरियम मैंने बताया इट इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on sheet। कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन का भी जिक्र है। आप ध्यान रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन इंग्लैंड में है, कीव गार्डन। इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में है, और यहीं पर वो ग्रेट जाइंट बेनियन ट्री है जहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। कई स्क्वायर मीटर एरिया में बरगद का पेड़ फैला हुआ है। 2-3 साल पहले हमें भी वहाँ पर जाने का मौका मिला, देख के आया था मैं। और यहाँ पर भी डायग्राम में आप देख रहे हैं, आप इसको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेड क्वार्टर ये लखनऊ में है। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं या इन नेचुरल कंडीशंस। म्यूजियम्स में बेसिकली जो प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ये स्पेसिमेन। ऐसे ही फ्लोरा का भी ध्यान रखें फॉर द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। मैनुअल्स होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स। मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। मोनोग्राफ का मतलब है कि जब कोई वो बुक या एक कंटेंट जो केवल किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन का है, एक स्पीशीज का है, एक जाति का है, तो वो उसका मोनोग्राफ कहलाता है। तो ऐसे कैटलॉग्स होते हैं। कैटलॉग्स में भी आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में मदद करने के लिए चीज़ों का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने
कुछ उसके जो की फैक्ट्स हैं मोटे मोटे वो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आइए कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी देख के देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिजम्स के नामकरण को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी? चलिए आप ही बताइए। मैं लगाता हूं इसको नोमेनक्लेचर, देखता हूं कि आंसर सही है या नहीं। नोमेनक्लेचर इज ए साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर इंडियन कोड फॉर ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी आता है? तभी चार ऑप्शन यहाँ पर है: तख्तजान, लीनियस, बेंथम एंड हुकर और थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर आपने पढ़ा हुआ है, इसका सही आंसर है कैरोलस लीनियस। Which of the following taxonomical rank contain organism least similar to one another? ये मुझसे पॉइंट दब गया और आंसर आपको पता पड़ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लीस्ट सिमिलर का मतलब ज्यादा डिफरेंस होंगे, डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। टेक्सोन जितना छोटा होगा समानताएं उतनी ही ज्यादा होंगी। टेक्सोन की रैंक जैसे जैसे ऊपर चलती चली जाएगी उनमें वैरायटी बढ़ती जाएगी, यानी उनमें असमानताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो चार टेक्सोन हमारे पास दिए हुए थे, स्पीशीज, फैमिली, जीनस और क्लास, इसमें से क्लास सबसे बड़ा टेक्सोन है। तो लीस्ट सिमिलैरिटी यानी सबसे कम समानताएं किसमें होंगी? क्लास में होंगी। इसके अगर उल्टा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समानताएं इन चारों में से कौन सी होंगी, तो आंसर होगा इसका स्पीशीज। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जो दो टर्म, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या क्या है? जीनस या स्पीशीज, स्पीशीज वैरायटी, ऑर्डर या फैमिली, या फैमिली और जीनस। तो इसका भी आंसर आपको पता है, इसका सही आंसर है जीनस और स्पीशीज। क्लासिफिकेशन की इकाई क्या है? स्पीशीज। ऐसे ही ये करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है लीनियन हायरार्की। लीनियन हायरार्की का मतलब है कि लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो आपको ध्यान रखना है उस समय टेक्सोनॉमी नहीं थी। आज जो टेक्सोनॉमी में हम 7 टेक्सोन का इस्तेमाल करते हैं, उस समय वो सातों नहीं थे। लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में केवल 5 टेक्सोन का इस्तेमाल किया था और उसके ये अलग अलग ऑप्शन है। इस फैक्ट को मैंने आपको वहां पर नोट्स में या उसमें नहीं बताया था। तो यहाँ से लेकिन ये क्वेश्चन आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि लीनियस ने कौन कौन से 5 टेक्सोन का इस्तेमाल किया था, और इसका सही आंसर है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो वैरायटी टर्म का इस्तेमाल हो रहा है अब नहीं होता, लेकिन ये लीनियस ने अपने टाइम पर अपने क्लासिफिकेशन में किया था। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अभी सिलेबस के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगला चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक वगैरह। लेकिन फाइलोजेनी जहाँ भी टर्म आए, तो फाइलोजेनी मीन्स द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी जीव के उसके पूर्वजों का इतिहास जब पढ़ा जाता है तो उसे फाइलोजेनी कहते हैं। और अब जो करंट टेक्सोनॉमी चल रही है उसमें हम काफी लंबे समय से हम फाइलोजेनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, आंसर होगा इसका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आता है कि बाइनोमियल सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया? इसका भी आंसर आपको पता है, सही आंसर है कार्ल लीनियस, जिनका असली नाम था कैरोलस लीनियस, सॉरी कार्ल वॉन लिन्ने। फिर ये भी पूछा जाता है कि लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किस प्रकार का है? तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक? इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल, यानी लीनियस का जो वर्गीकरण है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की श्रेणी में आता है। ऐसे ये भी पूछा गया है कि भाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
को किसने एडॉप्ट किया था? तो आपको ध्यान रखना है, बेंथम एंड हुकर ने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में का जो एग्जाम्पल है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर आता है इनका हचिंसन का वर्गीकरण जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर बाद में आप पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम चल रहा है इस समय, वो 5 किंगडम है। इसके बाद भी हालांकि 3 डोमेन सिस्टम आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो इसका सही आंसर है R.H. विटेकर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बात पर आधारित है। जब जब वर्गीकरण होता है कहीं पर भी, चाहे वो एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो या देश दुनिया का हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ समानताएं और असमानताएं होती है। समानताओं और असमानताओं के आधार पर ही तो वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर हम सारे जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बेस होगा कि भाई इन ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम में रखा जाएगा, इनको इस किंगडम में रखा जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है कि क्या जीवों का वर्गीकरण उनके पोषण के आधार पर होता है, क्या उनके केंद्र की संरचना के आधार पर होता है, या सेल वॉल की स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सारी चीजों को ध्यान में रखनी है। उनका हम न्यूट्रिशन भी देखते हैं, केंद्र की संरचना भी देखते हैं, और उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है। ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं क्योंकि ये आपके अभी अगले सिस्टम के हैं। हाँ। जब दो या दो से अधिक प्रजातियां एक कॉमन ओवरलैपिंग एरिया को में रहती हैं, ये मैंने समझाया था, क्या कहलाएंगी? ये स्पीशीज कहलाती हैं सिम्पेट्रिक, यानी SO। जो प्रजातियां कॉमन इनहेबिटिंग एरिया में रहती हैं वो सिम्पेट्रिक कहलाती हैं। न्यू सिस्टेमेटिक नाम जो है वो जूलियन हक्सले ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ऐसे ही जो ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जिसमें कि वैज्ञानिक नाम जो है वो 3 शब्दों को बना होता है, यहाँ पर पूछा गया कि तीसरा नाम है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, वो बताता है उसकी सब स्पीशीज को। अरस्तु की लिखी हुई किताब का नाम आपको यहाँ पर बताना है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया नेचुरले, सिस्टेमा नेचुरी या फिलोसफी जियोलॉजी। इसका सही आंसर होगा हिस्टोरिया एनिमेलियम, अर्थात हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नाम की पुस्तक का वो लिखा था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। आपको बताना है कि वो कौन से थे, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, या एनीमा अनीमा। ये आपको पता है, इसका सही आंसर वो है एनीमा और अनीमा। अनीमा में उन एनिमल को रखा था जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, और एनीमा में उन एनिमल्स को रखा था जिनमें रेड ब्लड होता है। ऐसे ही जो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं प्राकृतिक अवस्थाओं में, तो ये कॉन्सेप्ट तुरंत याद आना चाहिए आपको। ये है अर्नस्ट मेयर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो ये कहा जाएगा कि जो प्रजातियां प्राकृतिक अवस्थाओं में इंटरब्रीड कर सकती हैं, दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। का सही आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन आया कि किसे 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ये हमारी स्लाइड, पहली स्लाइड का ही पहली लाइन है, और इसका सही आंसर है अर्नस्ट मेयर। MAYR इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वो कौन से 2 करेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफाइनिंग फीचर हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसका भी आंसर आपको पता है, मैंने पॉइंट आउट किया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आ भी चुका है। ये सही आंसर इसका सी है, यानी मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। कोई जीव ऐसा नहीं है पृथ्वी पर जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, अगर वो लिविंग है तो, और उसमें कॉन्शियसनेस भी होगी। यानी कॉन्शियसनेस का मतलब रेस्पॉन्स टू द सराउंडिंग। लगभग कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं? तो ये था, यहाँ पर आप ऑप्शन ध्यान रखने मिलते जुलते आपको याद आ रहे होंगे, 1.7, 1.8। यहाँ पर चेंज हो गया मिलियन और बिलियन, आपको ध्यान रखना है ये थी।
1.8 मिलियन, नॉट बिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 17-18 लाख स्पीशीज ज्ञात है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ, ये पूछा जा रहा है, ICBN। और ICBN की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो अब आगे आने वाले समय में कहलाएगा ICN, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फंगाई एंड एंजियोस्पर्म्स या प्रॉब्लम प्लांट्स। बाइनोमियल सिस्टम दिया था कार्ल वॉन लिन्ने ने। टेक्सोनॉमी नाम दिया था डी कैंडोले ने। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंपटीशन में आ चुका है। सबसे छोटी इकाई टेक्सोनॉमी की स्पीशीज, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ से फिर क्वेश्चन अच्छा आया कि आपको जब बताना है, ध्यान रखें कि कौन सा ग्रुप इसमें से सेम जीनस को बिलोंग करता है। पोटैटो, टोमेटो और मैंगो, मैंगो पिटूनिया ब्रिंजल, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल और मैंगो पिटूनिया और टोमेटो। तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाते समय पहले ही बताया था कि पोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस, और जीनस था सोलेनम। सही आंसर होगा इसका सी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आपको किस चैप्टर की और आवश्यकता है, और आप ये भी बताएं कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे, सब्सक्राइब भी करें और आप बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके जो मेरे नए नए वीडियोज़ हैं आपको पता पड़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।